हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है केमिकल रिएक्शंस का क्लास 8th के लिए। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कलर चेंज हो गया या गैस रिलीज हो गई या हीट एब्जॉर्ब हो गई या हीट रिलीज हो गई। एब्जॉर्ब होना मतलब एंडोथर्मिक, रिलीज होना मतलब एक्सोथर्मिक। तो इस टाइप से अगर कोई रिएक्शंस होती हैं तो हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। और लास्ट में हमने देखा था AgCl का प्रेसिपिटेट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसलिए है कि आपके क्लास 9th और 10th तक यही एग्जाम्पल आपको बार बार दिया जाएगा और चांसेस बहुत हैं कि इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक, कि AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है सर, हमें कैसे पता होगा कौन से क्लोराइड का बनता है, कौन से क्लोराइड का नहीं बनता है? तो हम आगे चल के उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, यहां पर अभी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस क्लोराइड का सॉल्युबल होता है, किस क्लोराइड का इनसॉल्युबल होता है। ठीक, अभी हम यहीं तक रहते हैं कि हमें अब जो देखना है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत टाइप्स की होती हैं, तो कैसे उन्हें कैटेगराइज किया गया है आओ देखें। तो सबसे पहले जो है वो है आपकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये दो चीजें थी, ये मिल गई और बॉन्ड बन गया। ठीक, दो A और B अलग अलग एटम्स थे, मिले कुछ और बना लिया। ठीक, या दो सब्सटेंस थे, मिले और कोई तीसरा सब्सटेंस बना लिया। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। दोनों आके आपस में मिल गए, इसको सिंथेसिस भी बोलते हैं। इसको सिंथेसिस, सिंथेसाइज करना मतलब कुछ बनाना। ठीक है, तो इसको सिंथेसिस भी बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज जस्ट इसका अपोजिट डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जब हमने क्विकलाइम को वाटर में डाला था तो बच्चों क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था CaO प्लस H2O, CaO छोटाइज, ये किसका एग्जांपल हुआ? भाई दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो ये एग्जांपल हुआ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का। अच्छा सर, डिकम्पोजिशन का भी एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे दे दीजिए। डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट जो आप मार्बल लेकर आए थे, कहां से? राजस्थान से। फिर उसको आपने बहुत ज्यादा हीट किया था। जब आपने खूब हीट किया तो इसमें CO2 फंसी हुई थी, वो CO2 निकल के उड़ गई तो बच क्या गया? अगर CO2 उड़ जाएगी तो बच जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो हमने दो रिएक्शंस देख ली, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। ठीक, फिर एक रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत मजेदार है। आपको बहुत मजा आने वाला है डिस्प्लेसमेंट में कि भाई यहां पर एक एलिमेंट था या सब्सटेंस था और यहां पे दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स या सब्सटेंस मिलकर आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए थे चुपचाप। ये आएगा A वाला और क्या करेगा? B वाले को यहां से निकाल देगा। A वाला C के साथ बॉन्ड बना लेगा और B बाहर चला जाएगा। ठीक, अब आप कहोगे सर कोई एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया है, इसका नोटिस नहीं किया होगा आपने, तो हम लोग जब आगे देखेंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ सर आपने एग्जांपल दिया था। ठीक है, वैसे जिंक को अगर HCl में डालते हैं तो यही तो हो रहा था। जिंक को किस में डाला था? HCl में। तो क्या हो रहा था? जिंक क्लोराइड बन रहा था और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो जिंक ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ली और हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया। यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि उसने हाइड्रोजन को किसने? जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया सर। फिर आती है लास्ट में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम बिल्कुल एंड में देखेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आती है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि एक प्योर एलिमेंट है जिसमें कोई दूसरा एलिमेंट मिला हुआ नहीं है। पहला केस लिया हमने जिसमें कोई दूसरा एलिमेंट मिला हुआ नहीं है। ऐसे दो एलिमेंट लिए अलग अलग, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कैसे करेंगे? सर सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट ऐसे करेंगे कि आपको एक रिएक्शन करानी पड़ेगी स्टार्ट। जैसे आप रिएक्शन स्टार्ट कराओगे, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और बनाएगा Na2O। Na2O क्यों बना रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं? सोडियम में होते हैं 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहली शेल में सोडियम की जो पहली शेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसकी भी आउटर मोस्ट में फिर कितने बच जाएंगे? फिर सर इसकी आउटर मोस्ट वो वाली बचेगी जो गई तो वो तो गई। तो जो इसकी आउटर मोस्ट बचेगी उसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। बन गया किसकी तरह? नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की तरह। ठीक है, नियॉन में भी 2,8 थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2,8,1 होंगे
और इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो सोडियम क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। यहां तक तो समझ में आ गई बात। Na ने पॉजिटिव बनाया। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 का मतलब है 2,6। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा और ऑक्सीजन बना लेगा माइनस माइनस, मतलब इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गए। अब सोडियम पे तो 1 पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो कितने सोडियम और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे? सर 2 सोडियम के अगर आयन ले लो आप, कटायन, और 1 ऑक्सीजन का ले लो, तब जो चार्ज होगा वो बराबर बैठेगा। अब जब चार्ज बराबर बैठता है तभी हम बोलते हैं कि यह कंपाउंड बन गया है, क्योंकि कंपाउंड का कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज किसका होता है, कटायन का और एनायन का। तो यहां पर 2 सोडियम है तो Na2O, Na2O, ठीक है, ये बन गया। सर बना कैसे? सोडियम के टुकड़े को लिया और लाइटर से आग लगा दी। ऐसे घर में मत करना, सर से कहना अपने क्लास टीचर से कि आप लैब में करके दिखाइए कि सोडियम को लेना और उसमें आग लगा देना। अच्छा, अगर किसी चीज में हम आग लगाते हैं तो होता क्या है, वो चीज जल जाती है और बच क्या जाता है, राख। ये हमने एग्जांपल किसका देखा, कागज का, लकड़ी का, ठीक। लेकिन अगर सोडियम मेटल में आप आग लगाओगे तो जो रेजिड्यू बचेगा, जो उसकी टूटी फूटी राख बचेगी, वो राख नहीं होगी, वो होगा सोडियम का ऑक्साइड। यहां से स्टार्ट होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, ठीक। सोडियम का क्या होगा, ऑक्साइड। तो 2 सब्सटेंस थे, हवा में थी ऑक्सीजन और रखा था आपके पास सोडियम, जो कि आपने स्टार्टिंग में काटा था नाइफ से, पिछली वाली क्लास में देखा होगा, और फिर उसमें आग लगा दी तो बन गया सोडियम का ऑक्साइड। ऐसे ही कैल्शियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कैल्शियम में आप आग लगाओगे, कैल्शियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, क्विकलाइम, CaO, ठीक, कैल्शियम का ऑक्साइड, ठीक है। ऑल दिस रिएक्शन को ज्यादा करते नहीं है, बट समझाने के लिए है कि कैल्शियम का भी ऑक्साइड बन सकता है और सोडियम का भी। अच्छा, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर कैल्शियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। कैसे याद करा? सबसे पहले फर्स्ट 10 कैसे याद करने, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, फर्स्ट 10 हो गए। फिर ना मांगो अल्लाह से, क्या ना मांगो, पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। तो कीमती मतलब पोटेशियम और कार मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम में होते हैं 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन। अब ये 20 प्रोटॉन जो कैल्शियम के होंगे ये कैसे अरेंज होंगे? पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो चौथी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट के, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज। क्या करेगा, लूज करेगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम पॉजिटिव पॉजिटिव। इस कैल्शियम पॉजिटिव पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,8। मतलब पहले जो चीज अनस्टेबल थी वो क्या हो गई अब स्टेबल, लेकिन अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो किसी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यहां पे किसको कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो एक कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव का चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो क्या बन गया बच्चे, कैल्शियम का ऑक्साइड। तो 2 एलिमेंट्स ने मिलकर कंपाउंड बनाया और यहां पर रिएक्शन कौन सी हो रही है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और देखते हैं एक चीज और है, ठीक है, कि ये तो मेटल हो गए, ये क्या हो गए, मेटल। ये मेटल के ऑक्साइड बन रहे हैं। क्या नॉन मेटल के भी ऑक्साइड बनते हैं? हाँ जी, हमने ये देखा था कि जब हमने कोयला जलाया था, ठीक है, कोयला काला काला हमने जलाया, तो कोल में होता है कार्बन और वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, बहुत सारी एनर्जी लिबरेट करता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और बनता है CO2, मतलब कार्बन का डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा सल्फर का डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पर C गलत बन गया, S होना चाहिए था। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और सल्फर का डाइऑक्साइड। ऐसे ही फास्फोरस भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, फास्फोरस का जो पाउडर है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, या डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की। क्या सिर्फ एलिमेंट और एलिमेंट ही कंपाउंड बनाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक केस है, फर्स्ट केस हमने देखा। सेकंड देखते हैं कि कंपाउंड और एलिमेंट मिलके भी तो कुछ बना सकते हैं। हाँ जी, बना सकते हैं। तो कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड वो हुआ जिसमें पहले से एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, और हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है, ठीक है, ज्यादा फैल जाएगी तो सब मर जाएंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन इसे मिल गई तो क्या बन जाएगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये क्या था? कंपाउंड। उसमें क्या आया? एलिमेंट। एलिमेंट मतलब प्योर फॉर्म, मतलब उसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, ठीक। और कंपाउंड बन गया CO2। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें और ऑक्सीजन आ गई और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहां पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझे बात को। एक और केस ऐसा भी हो सकता है कि दो कंपाउंड्स हो, दो क्या हो? कंपाउंड्स, और वो आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहे हो। जैसे जो सोडियम मेटल को आपने जलाया था और जो उसका रेजिड्यू बचा था, दैट वाज सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड क्या था? Na2O। अब इसी Na2O को आपने क्या करा? पानी में डाल दिया। क्या करा? पानी में डाला। जब आपने इसी Na2O को पानी में डाला तो ये बनाएगा NaOH। Na पॉजिटिव के आयंस होंगे पानी के अंदर टूटे हुए, OH नेगेटिव के आयंस होंगे, और ये दोनों आयंस तैर रहे होंगे बराबर मात्रा में। कैल्शियम ऑक्साइड को आपने पानी में डाला तो बनाया CaOH होल टॉइस। क्या बनाया बच्चे? CaOH होल टॉइस। क्यों? क्योंकि OH माइनस का तो एक आयन होता है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, और Ca पे दो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए दो OH आ जाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो रहा है? हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। पानी भी एक कंपाउंड है। व्हाट इज अ कंपाउंड? किसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और Na2 और CO भी क्या थे? कंपाउंड थे, ठीक। इनको मिलाया तो कुछ नया कंपाउंड बना, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि क्या CaOH होल टॉइस पानी में घुलता है या नहीं घुलता है? आप लोग बुक पढ़िए, गूगल करिए, लेकिन पता करके आइए और कमेंट्स में बताइए, ठीक। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, अगर आप उसको पानी में डालते हो तो पता है क्या होता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। लेकिन ये एसिड इतना कमजोर और इतना वीक एसिड होता है कि ज्यादा इसमें एसिडिक नेचर होता नहीं है, और बहुत जल्दी ये टूट जाता है और वापस ये रिएक्शन पीछे की तरफ भागने लगती है। आपने पेप्सी या सोडा की बोतल देखी है, तो जैसे ही आप उसे खोलते हो ना तो गैस निकलती है, तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा सर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पर दिखती तो नहीं है सर। जब बॉटल को हम देखते हैं रखा हुआ, हाँ दिखती नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है, जैसे ही क्या होता है? प्रेशर रिलीज होता है, H2CO3 होता है उसमें पड़ा हुआ कार्बोनिक एसिड, वो कार्बोनिक एसिड टूट जाता है CO2 में और H2O में, ठीक है। तो H2O तो नीचे रह जाएगा, वो तो वाटर का मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो CO2 है वो उड़ जाएगा। जब वो उड़ेगा तो एक एफरवेसेंस होगा या गैस के बुलबुले होंगे, झाग होगा जो हमें दिखता है, ठीक है। तो इसलिए मिलाया जाता है कार्बोनिक एसिड पेप्सी सोडा की बॉटल्स में, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो SO2 बनेगा। ये तो एग्जांपल पुराना वाला हो गया हमारा, जो यहां पे हमने देखा था, ठीक है। यहां पे हमने देखा था, ये एग्जांपल हो गया। यहां पे बल्कि एग्जांपल ये होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ मिलाओगे तो एसिड बनेगा H2SO3, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ मिलाओगे, अभी आप आगे समझोगे कि SO3 SO4 क्या होता है, तो बनेगा H2SO4। H2SO4 जो होता है ये एसिडों का राजा होता है, द किंग्स ऑफ एसिड। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो SO3 से बना सल्फ्यूरिक एसिड। तो सर SO2 वाले का नाम क्या है? SO2 वाले का नाम है सल्फ्यूरस एसिड। ऊपर वाला रस सल्फ्यूरस और नीचे वाला सल्फ्यूरिक। क्या फर्क है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स का बाद में समझेंगे आराम से, ठीक है। यहां पर हमारे पास है फास्फोरस का पेंटोऑक्साइड, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा तो H3PO4। व्हाट इज H3PO4? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक, फॉस्फोरिक एसिड। तो जब हम क्या कर रहे हैं कि जब मेटल के ऑक्साइड को, अब ध्यान से बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेटल के ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तब बनता है NaOH, CaOH। यहां पर जो आयंस निकलेंगे वो निकलेंगे OH माइनस के आयन। इनको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। बेस वो होते हैं जो OH माइनस का आयन सॉल्यूशन में दे। तो मेटल के ऑक्साइड क्या हुए? बेसिक ऑक्साइड। जो OH माइनस दे वो बेस, और जो OH माइनस वाला, जो OH माइनस देने वाला ऑक्साइड है वो मेटल का ऑक्साइड है। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन एक नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ क्या दे रहे हैं? वो वाटर के साथ दे रहे हैं एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कौन से ऑक्साइड हुए? अगर ये बेसिक ऑक्साइड हैं तो ये हुए आपके, लिख देते हैं, अगर ये आपके बेसिक ऑक्साइड हैं तो ये हुए आपके एसिडिक ऑक्साइड।
ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आ गया तो आपका यहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे आगे तक। तो कंपाउंड कंपाउंड मिले और नया कंपाउंड बन गया, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप खत्म हुआ, हमने सिंथेसिस देख ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें देखना है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन कैसे होता है? कोई चीज आप हीट करो टूट जाती है, ठीक, तो उसको क्या बोलोगे आप? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। एक कंपाउंड था, उसे आपने हीट किया, एलिमेंट्स टूट गए। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने उठाया था मरकरी ऑक्साइड वाला। ठीक, वहां पे देखो आप, मरकरी का ऑक्साइड था, सिंदूर का कलर था, रेडिश कलर था, उसे आपने हीट किया, मरकरी नीचे रह गई। मरकरी तो आपने देखी होगी थर्मामीटर में कैसी होती है, कैसी दिखती है, ठीक है, थोड़ा सा ग्रेश सिल्वर कलर होता है, मरकरी का ग्रेश कलर होता है, तो वो तो आपने देखा। और ऑक्सीजन गैस जो है वो कलरलेस होती है, वो उड़ गई। ठीक, तो मरकरी से निकला मरकरी और ऑक्साइड। क्या सर सारे ऑक्साइड को हीट करेंगे तो टूट जाएगा? नहीं, कुछ स्पेशल टूटेंगे। और चैप्टर के लास्ट तक आते आते हम ये सीख लेंगे कि कौन से ऑक्साइड टूटेंगे, थर्मली डिकम्पोज होंगे, कौन से ऑक्साइड थर्मली डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, सिल्वर का ऑक्साइड, किसका? सिल्वर का, इसको भी हीट किया तो टूट गया, किसमें? सिल्वर में और ऑक्सीजन में। तो ये दो स्पेशल केस होंगे, तभी हमने यहां पे लिखे हैं। क्या सारे ऑक्साइड टूट जाते हैं? फिर से बोल रहा हूं, सारे ऑक्साइड हीट करने से नहीं टूटते हैं। ये रिएक्शन ऐसी नहीं है पत्थर की लकीर, कुछ स्पेशल है जो टूट जाते हैं। वो क्यों टूट जाते हैं, उनके अपने रीजन है, जो कि हम चैप्टर के लास्ट में जाते जाते समझ लेंगे। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड टूटा, मेटल में ऑक्सीजन में, और हो रही है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, और क्या एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। क्या होता है सर KNO3? कुछ नहीं होता है, K के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, पता ही है, लिथियम सोडियम पोटेशियम +1 की वैलेंसी शो करेंगे, NO3 पे आ जाता है निगेटिव। आप कहोगे सर वैलेंसी तो प्लस माइनस में होती नहीं है, तो बस ये समझ लो ये इलेक्ट्रॉन देगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैटायन बना लेगा। नाइट्रेट पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो KNO3 ये है। अगर इसको आप हीट करोगे, क्या करोगे? हीट, तो इसमें से क्या करेगी? ऑक्सीजन गैस जो है भर भर के इसमें फंसी हुई है, ऑक्सीजन गैस इसमें से निकलेगी। जैसे ही ऑक्सीजन गैस इसमें से निकलेगी, बच क्या जाएगा? KNO2। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट का पोटेशियम नाइट्राइट हो जाएगा। वैसे ही पोटेशियम क्लोरेट का बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर थर्मली कोई कंपाउंड है जो हीट करने से टूट रहा है। कोई कंपाउंड हीट करने से टूटे तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपसे कोई का एग्जांपल बताओ तो ये दो एग्जांपल आप लिख दीजिएगा। एक बात याद रखना कि AgO नहीं होता है, Ag का 2O होता है, क्योंकि Ag के ऊपर आता है +1 का चार्ज। ठीक, तो दो Ag +1 वाले ऑक्सीजन को हैंडल कर लेंगे। ठीक है बच्चे, और सबसे अच्छा एग्जांपल जो स्टार्टिंग में देखा था हमने, ठीक है, क्या एग्जांपल था? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाए और उसको हीट किया। जब उसको हीट किया तो CO2 उड़ जाएगी, CO2 उड़ गई तो बचा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। जिंक हाइड्रो ऑक्साइड को जब आपने हीट किया, ZnOH होल ट्वाइस, तो वाटर का मॉलिक्यूल उड़ जाएगा और बच क्या जाएगी? बच जाएगी जिंक की ऑक्साइड। अभी एग्जांपल्स दे रहे हैं, धीरे धीरे हम इन्हें याद करने के तरीके और क्या याद करना है और क्या छोड़ना है ये भी देखेंगे। ठीक है, अब आओ समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये यहां से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कैसे करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सर आपने बताया था कि जिंक को आपने HCl में डाला था तो ZnCl2 बन गया था, हाइड्रोजन गैस हट गई थी वहां से, तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया था HCl में से। दैट वाज द रिएक्शन यू टोल्ड अस। ठीक है सर, अब डिटेल में देखते हैं हुआ कैसे। सबसे पहले एग्जांपल लिया गया है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल, BLEU, ब्लू, VITRIOL, ब्लू विट्रियोल। और कॉपर सल्फेट CuSO4 जब हाइड्रेट फॉर्म में होता है, मतलब 5H2O ये इस फॉर्म में होता है, तब होता है ब्लू कलर का क्रिस्टल।
बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। कॉपर सल्फेट वैसे अगर सिर्फ कॉपर सल्फेट है, मतलब अगर इसमें हीट करके तुमने इसमें से H2O उड़ा दिया तो बनेगा एक व्हाइट कलर का पाउडर, एमोर्फस। ठीक है, सॉलिड भी स्ट्रक्चर लैटिस नहीं होगा, एमोर्फस होगा, टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सेट नहीं होगा। यहां पे क्रिस्टल्स बनते हैं CuSO4.5H2O के, जिसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। इसी क्रिस्टल्स को जब आप पानी में घोलते हो तो सॉल्यूशन में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं और सॉल्यूशन का कलर आता है ब्लू कलर का। सर सॉल्यूशन का कलर ब्लू क्यों आता है? क्योंकि सॉल्यूशन में होते हैं कैटायन Cu++ और आयन सल्फेट माइनस। ये जो सल्फेट पे 2 माइनस के चार्ज हैं और Cu पे 2 प्लस के चार्ज हैं, यहां से हमने देख लिया कि कंपाउंड डिसॉल्व हो गया। अब Cu++ जो होता है, कॉपर का जो आयन होता है, ये होता है ब्लू कलर का। सर आपको कैसे पता? एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ठीक, Cu++ का जो आयन होता है ये ब्लू कलर का होता है, सल्फेट आयन का कोई कलर वलर नहीं होता। तो यही Cu++ का आयन सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जिंक की रॉड को डाल दिया गया, जिंक की रॉड इसमें डाल दी और चले गए छोड़ के, और 3-4 दिन के बाद आया आराम से और देखा क्या, देखा कि जो ब्लूइश कलर था वो फेड होने लगा है। इसका मतलब जो Cu++ की कंटेंट है सॉल्यूशन के अंदर वो कम होने लगा है, Cu++ का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में गिर रहा है। अच्छा, तो Cu++ अगर कम हो रहा है, क्यों हो रहा होगा? Cu++ हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, बिल्कुल, और क्या बना रहा होगा? कॉपर का सॉलिड। और ये देखा जाता है कि यहां पर नीचे देखिए आप, नीचे देखा जाता है कि कॉपर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में छोटे छोटे कॉपर के टुकड़े या पीसेस या छोटे छोटे डिपॉजिट मिलता है। कुछ रॉड पे भी डिपॉजिट हुआ मिलता है, कुछ सेटल डाउन मिलता है सॉल्यूशन के अंदर, तो कॉपर मिलता है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि कॉपर के जो आयन थे उससे कॉपर बन गया। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए Cu++ ने, और क्या बना लिया? Cu सॉलिड। ठीक है सर, एक्वस सॉल्यूशन से वो सॉलिड में स्टेट में चला गया। जिंक जो सॉलिड में था उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और क्या बना लिया? Zn++। क्या बना लिया? और जिंक Zn++ बना लेगा तो सॉल्यूशन में घुला रहेगा, और सॉल्यूशन में क्या थे? सल्फेट के आयंस थे। तो जिंक जो होगा वो सल्फेट आयन के साथ आ जाएगा। तो पहले जो CuSO4 कर रहा था सॉल्यूशन में सल्फेट आयन के साथ बैलेंसिंग, अब वो कौन कर रहा है? जिंक। तो पहले क्या हुआ? CuSO4 को जिंक ने क्या कर दिया? यहां से डिस्प्लेस। ये रिएक्शन हमने देखी कि ये रिएक्शन हो रही है। तो जिंक जो था उसने कॉपर के आयंस को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े, तो जिंक का बना 2 पॉजिटिव चार्ज, जिंक का बना कैटायन। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी समझेंगे। ठीक, ये एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि दोनों मेटल हैं, एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर रहा है। ठीक, अगर सवाल ये आया आपके पास कि जिंक के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब बीच में कहीं कंडीशन चल रही होगी, और कॉपर के ऊपर भी 2 पॉजिटिव का चार्ज हो, और अगर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? सर इस कंडीशन को देख के तो यही लगता है कि इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? कॉपर के पास। अगर इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कॉपर के पास, तो इसका मतलब यह है कि दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिफरेंट होगी। मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, जिंक आएगा चलो कोई बात नहीं कॉपर तुम ले लो। कॉपर क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? हम पढ़ेंगे अभी मेटल एक्टिविटी सीरीज, और यहां से पूरी कहानी आपकी स्टार्ट होने वाली है। क्या कहानी है पहले शॉर्ट में देखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन अच्छे से हम करेंगे इसका। मेटल एक्टिविटी सीरीज जो है वो मेटल की एक सीरीज बनाई गई है, और वो सीरीज ऐसे बनाई गई है कि जो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जो अपना कैटायन बनाना चाहता है, उसको ऊपर रखा गया है। ठीक, सभी चाहते हैं बनाना, तो सर रिलेटिव होगा। क्या होगा? रिलेटिव, कि अगर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, तो कौन जल्दी अपना कैटायन बनाएगा? तो वो अपना जल्दी कैटायन बनाएगा जो इस सीरीज में ऊपर आता होगा। ठीक है, हमने जैसे देखा था कि सोडियम और पोटेशियम, इनको जब हम पानी में डाल रहे थे तो फौरन ये अपने क्या बना रहे थे? NaOH KOH, मतलब K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव के कैटायन। तो ये अपने कैटायन फटाफट बना रहे थे, तो इनको मेटल एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक, उसके बाद आपके बाकी मेटल्स अरेंज किए गए हैं। ये मेटल्स अरेंज किए गए हैं, इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक देखी गई है कि कौन जितना जल्दी कैटायन बना सकता है। ठीक, इसे एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। इसको याद करने का कोई तरीका होगा तो वो भी हम करेंगे, कोई निमोनिक होगा तो वो बना के आपको याद करा देंगे। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें ये दिखाया गया है कि जिंक जो है वो आपका यहां कहीं पे आता है और कॉपर जो है वो यहां कहीं पे आता है। तो जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो ज्यादा कटायनिक फॉर्म में रहना चाहेगा, जो ज्यादा कटायनिक फॉर्म में रहना चाहेगा वो क्या करेगा, वो अपना कटायन बना लेगा, और जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और सॉलिड बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से इस सीरीज में, इस एक्टिविटी मेटल सीरीज में या रिएक्टिविटी मेटल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, अच्छा, इस सीरीज में सारे तो मेटल लिए गए लेकिन बीच में एक हाइड्रोजन भी है। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, रेफरेंस पॉइंट माना जाता है कि इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाली सीरीज कैसे बनानी है। ठीक है, इसको एक बेस मान लेते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। अब हाइड्रोजन जो है वो कहां आ रहा है, जिंक के नीचे आ रहा है। ठीक, अब इसी जिंक को अगर आप HCl में डालो तो क्या होगा, सर अभी अभी आपने बताया कि जिंक अगर सॉलिड फॉर्म में डाला जाए HCl में तो यहां पर H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, और अभी अभी आपने बताया कि मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन नीचे आ रहा है और जिंक ऊपर आ रहा है। तो जिंक अपना तो कटायन बनाना चाहेगा, अपना तो कटायन बनाना चाहेगा, और किसको बलिदान देना पड़ेगा, H+ को। क्यों, क्योंकि H+ जिंक के नीचे है। दोनों में से कोई एक ही है जो कटायनिक फॉर्म में ज्यादा रहना चाहता है, एंड दैट इज जिंक। तो जिंक को HCl में डाला तो जिंक बनाएगा अपना कटायन, तो जिंक कटायन बनाएगा Zn++ Cl2। ठीक है, और बच क्या जाएगा, बच जाएगा हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करेगा। तो एक हाइड्रोजन का अगर आयन, एक हाइड्रोजन का ये कटायन है, ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा हाइड्रोजन का एक रेडिकल। रेडिकल मतलब हाइड्रोजन का एक एटम जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, और इसे फौरन चाहिए होगा हाइड्रोजन का एक दूसरा एटम, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेंगे, H2 गैस। ये क्या है, ये H2 गैस का एक मॉलिक्यूल ही तो है, H2 गैस का एक मॉलिक्यूल ही तो है, और ये हाइड्रोजन गैस जो होगी वो सॉल्यूशन से उड़ जाएगी। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इस मेटल एक्टिविटी सीरीज में चलते हैं और सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं चलना। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज और इसमें देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। सबसे पहले हमने सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला तो बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन हुई, इतनी तेजी से रिएक्शन हुई कि सोडियम का मेटल घुल भी गया, इतनी एनर्जी निकल रही है और क्या लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस। दिस इज द रिएक्शन। सोडियम को डाला H2O में, NaOH बना। ठीक, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयंस होते हैं, पानी में घुले हुए रहते हैं, और क्या लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। ठीक, तो रिएक्शन हो कैसे रही होगी, आओ देखते हैं। H2O का मॉलिक्यूल तो पता ही है आपको, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक, अच्छा, क्या आपको यह पता है कि जो बॉन्ड शेयर किया है ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने, उस बॉन्ड पेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट्स होते हैं जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचें। तो सर सारे होते हैं, हाँ, एक दूसरे के रिलेशन में ऐसा जरूर होगा कि अगर बॉन्ड बना हुआ है तो एक एटम अपनी तरफ खींच ले। कौन खींचेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर कितने प्रोटॉन है, सर 8 प्रोटॉन है, और हमने ये देखा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इतना नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, अब H+ बन सकता है, हाँ बन सकता है। बॉन्ड टूट सकता है, हाँ टूट सकता है। ठीक है, एक तो ये स्टडी है। ठीक, तो इसमें हमें समझ में आता है कि H+ टूट जाएगा और क्या टूट जाएगा, OH-। तो वाटर के अंदर जो होता है H+ और OH- का कंसंट्रेशन पहले से होता है, मतलब वाटर में H+ और OH- बराबर मात्रा में टूटे हुए थोड़े बहुत रहते हैं हमेशा। ठीक, अब बाहर से आया कौन, बाहर से आया सोडियम। तो सोडियम जो है वो अपना मेटल का कटायन बना लेगा, बहुत जल्दी कटायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, यही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एक एटम बन जाएगा। और सिमिलरली अगर हाइड्रोजन के 2 एटम बन गए तो क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन की गैस। 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस। क्यों करेंगे, क्योंकि एटम अनस्टेबल होता है और हाइड्रोजन गैस स्टेबल होती है। क्यों हाइड्रोजन गैस स्टेबल होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम कितना हो गई है, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन गैस भी क्या हो रही है,
हाइड्रोजन गैस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो यहां पर ऑक्टेट नहीं बन रहा, यहां पे डुप्लेट वर्ड यूज करते हैं, यहां पे डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि यहां पर इसने हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया वाटर में से। मतलब इतना रिएक्टिव है कि वाटर में से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम थी H+ की, वहां से भी डिस्प्लेस कर दिया और बनाता चला गया क्या, NaOH, और हाइड्रोजन गैस निकलती चली गई जब तक ये पूरी तरीके से घुल नहीं गया। द सेम रिएक्शन will take place if we take potassium, but the rate of reaction will be higher। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे शेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे शेल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है वो दूर हो रहा है। अब समझे नहीं होगे, अब समझो, देखो जैसे सोडियम है, क्या है, सोडियम, ठीक है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2,8,1। सोडियम ने क्या बनाया, Na पॉजिटिव बनाया, तो 2,8। तो इसकी शेल बना के देखें, सोडियम का प्रोटॉन होगा, पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल। ठीक, तो तीसरी शेल का कुछ रेडियस भी होगा, तो उस रेडियस पे रखा होगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना हो गया थोड़ा सा आसान। अब अगर केस लें पोटेशियम का, किसका लें, पोटेशियम, 2,8,1, इसमें कौन सी शेल है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, चौथी शेल। तो चौथी शेल का रेडियस और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा रेडियस हो गया अगर चौथी शेल का जो रेडियस है वो और बड़ा हो गया। ठीक है, पोटेशियम के केस में, तो इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना और आसान हो गया। तो पोटेशियम का K+ बनना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू सोडियम का Na+ बनना। ठीक है, तो पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा इन कंपैरिजन टू सोडियम, दोनों लूज करेंगे, बट कंपेयर करोगे तो जिसका इलेक्ट्रॉन दूर है वो अपने इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा, लूज कर देगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकने की ताकत तो इसके अंदर है ना, प्रोटॉन के अंदर, और यहां पर बहुत सारा बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया है, इतना इलेक्ट्रॉन आ गया तो इन्हीं को नहीं संभाले चुकेंगे, ये लास्ट वाला चला जाएगा। ठीक, अब इस रिएक्शन पे ध्यान दो कि सोडियम को पानी में डाला, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस निकली और सॉल्यूशन में हो गया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक, अब पोटेशियम को डाला हमने, तो पोटेशियम भी सेम रिएक्शन दे रहा है पर थोड़ी फास्ट दे रहा है। ये लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, इनका एक नाम होता है, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको बोलते हैं अल्कली। सर H पॉजिटिव को नहीं बोलते, नहीं सर, हाइड्रोजन मेटल नहीं हो। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इनकी रिएक्शंस मोर और लेस सिमिलर होती हैं, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, जल्दी कटायन बनाएगा, आसानी से कटायन बना लेगा। ठीक, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब मेटल की रिएक्टिविटी देखी जाएगी तो सबसे ज्यादा आसानी से जो कटायन बनाएगा, अब मेटल तो कटायन बनाते हैं, तो जो जितना जल्दी और जितना आसानी से कटायन बनाएगा, जितनी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी उसका कटायन बनाने के लिए, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा क्या होंगे, तभी एक्टिविटी सीरीज में इन्हें ऊपर रखा गया है। ठीक, अब यही कैल्शियम को अगर तुम पानी में डालोगे तो क्या सर हीट निकलेगी? हाँ सर, हीट निकलेगी। क्या रिएक्शन होगी? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाँ CaOH होल ट्वाइस बनेगा, बट रिएक्शन का रेट थोड़ा स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? रीजन ये है कि कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। कितने लूज करने हैं? 2, और यहां पे कितने लूज करने थे? 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब कैल्शियम से लेने जाओगे वो मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उसको रोक रहा होगा। जैसे कैल्शियम जो है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन पहले निकला तो कैल्शियम पॉजिटिव बना। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है ये इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा अपने ऊपर, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेंगे, तो जो उसका Ca पॉजिटिव है वो इतना आसानी से नहीं बनता। अगर इतना आसानी से नहीं बनता तो इसके लिए थोड़ा लेस रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में? अल्कली मेटल के कंपैरिजन में। ठीक, और कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, ये भी क्या है, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव ऐसे होते हैं कि अगर कैल्शियम को, पोटेशियम को और सोडियम को, मतलब यहां तक अगर सीरीज को बांट दिया जाए तो ये तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिंक को आपने पानी में डिसॉल्व होते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, तो ये थोड़े लेस रिएक्टिव है। लेकिन हमने क्या एग्जांपल देखा था कि जिंक को एसिड में डिसॉल्व किया था।
ठीक, तो जो पानी में नहीं होगा वो एसिड में हो जाएगा। एसिड में क्यों हो रहा है? पानी में H+ और OH- की कंसंट्रेशन कम है और एसिड में H+ की कंसंट्रेशन भर भर के है, तो जिंक जाएगा H+ को डिस्प्लेस करेगा जाके एसिड में से। ठीक है, हम इसकी डिटेल स्टडी अभी आगे और देखेंगे। एक रिएक्शन देख लेते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ कि A B थे और C D थे, फिर A जो है वो C या D किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा, यहां पे D के साथ दिखाया गया है, तो A D बन जाएगा और C B बन जाएगा। तो दो सब्सटेंस थे, आपस में रिएक्शन करी और कुछ नए दो सब्सटेंस बन गए, जैसे NaOH जिसमें Na पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। ठीक, ये क्या होता है? ये होता है बेस। बेस वो होता है जो OH- दे, बेस वो होते हैं जो कड़वे होते हैं। ठीक, और मतलब जो साबुन होता है वो बेस का बनता है, ठीक, सोप वगैरह, और बेस का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। ठीक है, और H+ Cl-, ये है एसिड। एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन इस एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। एसिटिक एसिड विनेगर उसको टेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसको टेस्ट नहीं कर सकते, ये तो जला देगा, ये स्किन जला देगा, बहुत एसिडिक होता है। ठीक है, तेजाब है ये। तो HCl को NaOH में डाला या NaOH को HCl में डाला तो रिएक्शन होगी। जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट, और यहां पर सॉल्ट क्या है? हमारा टेबल सॉल्ट, मतलब नमक, टाटा का नमक, तो NaCl और वाटर। ठीक, एसिड और बेस को डाला तो सॉल्ट और वाटर मिल गए, तो यहां पर दो सब्सटेंस डाले और दो नए सब्सटेंस क्रिएट हो गए। तो यहां पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें Na जा रहा है Cl के साथ और OH आ रहा है H के साथ, तो NaCl और H2O। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। ठीक, एसिड और बेस क्या करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर दे देते हैं। ठीक, जहां पर जो वर्ड रेडिकल यूज हुआ है वो रेडिकल यूज हुआ है आयंस के लिए। रेडिकल वो होते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो कभी सुकून से नहीं बैठते। ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ उधम मचाना होता है, तो आयंस बहुत रिएक्टिव थे NaOH के और HCl के। अब ये आयंस इतने उधम नहीं मचाएंगे क्योंकि H2O बन गया, वाटर बन गया, सुकून से बैठेंगे, और नमक तो पानी में घुला रहेगा Na+ और Cl- की फॉर्म में। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वो क्या एग्जांपल है? आओ देखें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। स्टार्टिंग बताया था प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है कि सॉल्यूशन के अंदर कुछ ऐसा सॉलिड जो कि सॉल्युबल ना हो वो बन जाए, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, क्या हो रहा है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ठीक, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, तभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिखता रहता हूं आयनिक में। कोवेलेंट होंगे तो नहीं लिखूंगा। कभी तुमने देखा है कि मैं H2 में लिखता हूं पॉजिटिव नेगेटिव, या Cl2 में लिखता हूं? नहीं लिखता। कभी H2O में लिखता हूं, बहुत रेयरली। ठीक है, AgNO3 CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, जो कि दोनों ट्रांसपेरेंट थे, दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड थे, कुछ नहीं था, सब घुलिया हुआ था और कोई कलर वलर नहीं था, पर जब डाला गया दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स किया गया तो बन गया प्रेसिपिटेट। AgNO3 के सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड डाल रहे हैं, या कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में AgNO3 डाल रहे हैं। अब क्या बनता चला जा रहा है? प्रेसिपिटेट। क्यों बन रहा है ये प्रेसिपिटेट? क्योंकि सॉल्यूशन में AgCl बन रहा होगा सॉलिड, जो कि फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, AgCl बनेगा, और कैल्शियम नाइट्रेट जो होगा इसके कुछ आयंस होंगे, कैल्शियम नाइट्रेट आयंस, जो कि पानी में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है कि Ag जा रहा है Cl के साथ और कैल्शियम आ रहा है नाइट्रेट के साथ, तो AgCl और CaNO3। तो यहां पर हो रही है रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ही हम देखते हैं FeCl3। आपको पता है FeCl3 क्या होता है? ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। सर आपने बताया था Cl पे एक नेगेटिव आता है और 3 Cl है, तो Fe पे कितना आ रहा होगा? Fe पे आ रहा होगा 3 पॉजिटिव चार्ज। तो Fe पे जब 3 पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका नाम रखा जाता है फेरिक। जब 3 पॉजिटिव चार्ज है Fe पे तो नाम रखा जाता है फेरिक, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, या आयरन की 3 स्टेट, मतलब थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, या आयरन पे 3 पॉजिटिव का चार्ज है। पता चल गया यहां से। क्या कलर होता है इस सॉल्यूशन का? पहले तो ये समझो कि बनता कैसे है। आयरन है, आयरन को तुमने ले लिया छोटे 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 पीसेस में, और आयरन को तुमने खूब हीट किया, खूब हीट किया, खूब हीट किया, और ऊपर से क्लोरीन गैस पास कराते गए, पास कराते गए, पास कराते गए, तो आयरन हीट हो रहा है और क्लोरीन गैस पास हो रही है,
तो क्या बनेगा, तो बनेगा FeCl3। वेपर्स होंगे और कहीं जाके कलेक्ट हो जाएंगे, और जहां कलेक्ट होंगे वहां होगा FeCl3 कलेक्ट होगा, कंटेनर में अलग फ्लास्क में जाके कलेक्ट होगा, दैट इज FeCl3। अब यही FeCl3 क्या है, सॉल्ट है, क्योंकि कैटायन और अनायन से बनने वाले कंपाउंड को हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, तो FeCl3 जो है सॉल्ट है। इसको जब तुमने पानी में घोला तो सॉल्यूशन का कलर वही आएगा जो आयंस का कलर होगा। Cl नेगेटिव का कोई कलर होता नहीं है, क्योंकि नमक का कलर नहीं होता, हमने देख लिया था। Na पॉजिटिव का भी कलर नहीं होता, लेकिन Fe3 पॉजिटिव का कलर होता है। और कौन सा कलर होता है, येलोइश ब्राउन कलर। यह है येलोइश ब्राउन कलर। अब जो हमारा बेस तैयार हुआ था NaOH, कैसे तैयार किया था, सोडियम को पानी में डालो NaOH तैयार। NaOH तैयार किया था, उस NaOH को हमने FeCl3 में मिलाया। ठीक, तो जब मिलाया तो बन गया दूसरा कंपाउंड, एक FeOH होल थ्राइस। अब ये जो FeOH होल थ्राइस है ना, ये फिर वही प्रेसिपिटेट, फिर वही सॉलिड, फिर नहीं घुलेगा, नहीं टूटेगा, सेटल होगा, पर कलर क्या होगा, क्या व्हाइट कलर का होगा, नहीं। जो हमारा Fe का कलर था उससे कुछ मिलता जुलता कलर होगा, तो ब्राउन कलर का ही आपका, या डर्टी ब्राउन या ब्राउन कलर का आपका प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, और जो सॉल्यूशन में बच जाएगा वो बच जाएगा NaCl। सॉल्यूशन, ये रिएक्शन आगे क्यों जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये सॉलिड बनता जाएगा वैसे वैसे सॉलिड टूटेगा नहीं, तो रिएक्शन वापस तो जा नहीं सकती, तो रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी और सारा प्रेसिपिटेट बनके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, Fe जा रहा है OH के साथ, Na आ रहा है Cl के साथ, तो दोनों जो कंपाउंड हैं वो टूट रहे हैं, ABCD। ठीक है, तो यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चे, और एक अच्छा सा एग्जांपल देख लो आप। जिंक को आपने एसिड में डाला था तो क्या हुआ था, जिंक को जब एसिड में डाला तो गैस के बुलबुले उठे थे, अरे नहीं उठ जाता रहा। जिंक को एसिड में डाला था तो क्या हुआ था सर, ZnCl2 हुआ था और हाइड्रोजन गैस निकल गई थी, ऐसा ही तो कुछ हुआ था। अब जो हाइड्रोजन गैस निकल गई उसके बाद बच क्या गया, बच गया ZnCl2। अब इस ZnCl2 में ऐड किया जाएगा NH4OH। What is this NH4OH? क्या ये भी NaOH की तरह होता है, थोड़ा बहुत। ठीक, क्यों क्यों कह रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि NaOH तो है नहीं, पर NH4OH में भी NH4 पॉजिटिव होता है और OH निगेटिव होता है, तो ये भी क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक, अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, ये OH माइनस जिंक के साथ जाएगा और ZnOH होल ट्वाइस बना लेगा, जिसका प्रेसिपिटेट यहां पे आपको सेटल होता हुआ दिख रहा है, ZnOH होल ट्वाइस का, और बच जाएगा सॉल्यूशन में NH4Cl। ठीक, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो कि सॉल्युबल नहीं है, सेटल डाउन हो गया। तो इस टाइप से कोई रिएक्शन हो रही है तो हम समझ में आ गया कि जिंक जो है वो OH के साथ कर रहा होगा। यहां जो NH4OH है इसको लिखा गया है अमोनिया इन वाटर। बेसिकली NH4OH बनाने का तरीका है कि अमोनिया की जो गैस होती है उसको पास कराया जाता है पानी के अंदर, तो NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में आयंस बन जाते हैं। ठीक, अगर किसी को पता हो कि नाइट्रोजन जो है NH3 में, नाइट्रोजन जो है NH3 में 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, तो इसकी ऑक्टेट कब कंप्लीट होती है, क्योंकि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है एक H पॉजिटिव को। जैसे ही H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो H पॉजिटिव के ऊपर से चार्ज खत्म हो जाता है, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है NH4OH। ठीक, अब ये NH4OH बन गया, सॉरी NH4 बन गया, और H पॉजिटिव मिला कहां से होगा, वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से। तो वाटर जब टूटा होगा मॉलिक्यूल तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट सकता है, तो सॉल्यूशन में क्या रह गया होगा, OH नेगेटिव। तो वो OH नेगेटिव NH4OH के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक बेस। OH नेगेटिव वाले होते हैं बेस, तो NH3 कौन सी गैस हो गई, बेसिक गैस हो गई। ठीक, बेस बनाने वाली गैस। इसी NH3 को पानी में मिलाया तो NH4OH बन गया, इसी NH4OH को HCl के साथ मिलाया तो ZnOH होल ट्वाइस और NH4Cl। तो यहां पर भी डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी सीरीज के बारे में। थैंक यू।